नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं तेज नैन मोर। चुनावी बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो गया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। बात अगर हरियाणा की करें तो बीजेपी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का दावा कर रही है, दम भर रही है। तो वही कांग्रेस ने नारा दिया है, हाथ बदलेगा हालात और कांग्रेस ही है आस। 1 अक्टूबर को मतदान होगा और मतदाता तय करेंगे कि किसके दावों में कितना दम है। चलिए हमें जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार 24 का चक्रव्यूह, जो चुनावी चक्रव्यूह है, किस चेहरे मोहरे और किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, किस दल के क्या दावे हैं और जनता का मूड क्या है। चुनावी गणित को भी समझने समझाने की कोशिश करेंगे। विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्हीं से हम जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। और इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ नवीन गौड़ जी जुड़े हैं और साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंधु हैं जेजेपी की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है, इंतजार खत्म हो चुका है। सबसे पहले नवीन जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। आम आदमी पार्टी की क्या खास तैयारी है? बीजेपी कांग्रेस तो यह मानकर चल रही है कि उन दोनों के बीच में ही मुकाबला है, लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरीके से इस चुनाव की तैयारी में अपने आप को देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और जितने भी हमारे पैनलिस्ट साथी हैं उन सभी को भी नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पिछले कुछ सालों में एक मजबूत संगठन का निर्माण करा है और मेरे ख्याल से किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से मजबूत संगठन हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने संदीप पाठक जी के नेतृत्व में, सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में हमने एक मजबूत संगठन बनाया, ग्राम स्तर की कमेटियां बनाई और अलग अलग कैंपेन के माध्यम से हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं। चाहे वो बिजली आंदोलन हो, चाहे वो परिवार जोड़ो आंदोलन हो, और लोगों की जो पीड़ा है, लोगों का जो दर्द है, वो हमने जाके देखा है, वो हमने जाके समझा है। चाहे वो महंगी बिजली हो, चाहे वो चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था हो, जो शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ पड़ा है, नए अध्यापकों की कोई नई बड़ी भर्ती भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं करी है। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात करें, बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पे चला गया, महंगाई में हरियाणा पहले नंबर पे एनएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से चला गया, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि क्राइम में भी हरियाणा किसी से पीछे नहीं है। तो जितने भी एस्पेक्ट हैं, किसी भी सरकार को तोलने के जो मापदंड होते हैं, जो क्राइटेरियाज हैं, हर उन क्राइटेरियाज में भारतीय जनता पार्टी लगभग फेल दिखाई पड़ी है और जनता का बिल्कुल साफ साफ ये मूड स्पष्ट दिखाई देता है कि इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी की विदाई तो सुनिश्चित है और तय है। ये तो लगभग तय है। बात आती है कि लोग मौका जनता किसको देगी। देखिए, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ इनेलो है, एक तरफ जननायक जनता पार्टी और एक तरफ आम आदमी पार्टी है। अब इसमें जो समझने वाला और डिफरेंशिएट करने वाली जो चीजें हैं वो ये है कि कांग्रेस का हिसाब 14 साल पहले हरियाणा की जनता ले चुकी है और उनकी जो परफॉर्मेंस की, उन परफॉर्मेंस के आधार पर उनको 2014 में उनके एग्जामिनेशन के बाद उनका रिजल्ट मिल गया था। उससे पहले इनेलो को भी देख चुकी है हरियाणा की जनता, इनेलो को भी मौका दे चुकी है। जननायक जनता पार्टी, जेजेपी, इन्होंने 5 साल तक सरकार बनाई है। वो बात अलग है कि ये बीजेपी विरोधी वोट इन्होंने ली और बीजेपी विरोधी वोट लेने के बाद ये जाके बीजेपी की गोद में बैठ गई। तो जितना विरोध आज के दिन जननायक जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में, मेरे ख्याल किसी दूसरे राजनीतिक दल का नहीं होगा, बीजेपी का भी नहीं होगा, हालांकि बीजेपी जाने वाली। इस वक्त हमारे साथ जेजेपी की तरफ से भी जुड़े हुए हैं प्रवक्ता हमारे साथ में एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सौमित्र कंबोज कांग्रेस की तरफ से। सौमित्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं एक बार कंप्लीट कर लूं। थैंक यू सुरेश जी।
डॉक्टर वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जेजेपी तो करीब करीब 4.5 साल तक सत्ता में भागीदार रही है, अब चुनाव आ गया है, ऐलान हो गया है, आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। सत्ता में आपकी हिस्सेदारी रही है करीब करीब 4.5 साल तक, अब चुनाव का ऐलान हो गया है, तो जेजेपी किन बातों के साथ, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, जननायक जनता पार्टी सत्ता में भागीदार रही और सत्ता में भागीदार रह के जननायक जनता पार्टी ने बताया कि देश के काम और प्रदेश के लोगों के हितों के काम कैसे किए जाते हैं। जननायक जनता पार्टी ने BC वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात की, जो लागू करवाई, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी तरह बाकी चीजें जननायक जनता पार्टी ने की। जननायक जनता पार्टी ने 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करवाया। पंचायती राज में चाहे वो हवाई अड्डे का निर्माण है, चाहे मारुति सुजुकी को खरखोदा में लेके आने की बात है, चाहे बाकी हरियाणा प्रदेश की, अगर चाहे आप विधानसभा में, चाहे वो लोग बाकी प्रतिनिधित्व की बात है, माननीय दुष्यंत चौटाला ने हर जगह अपनी बात मजबूती के साथ रखी। लेकिन अगर इतनी मजबूती के साथ बात रखी होती तो आज तो आपके अपने लोग साथ छोड़कर जा रहे हैं, जो बेहद करीबी थे, लगा था कि वो तो कम से कम नहीं जाएंगे। अनूप धानक जी वो भी चले गए पार्टी को छोड़कर, फिर आप कैसे उम्मीद करते कि जनता का साथ, विश्वास आपके साथ अभी भी है? देखिए, माननीय दुष्यंत चौटाला जी सबसे युवा सांसद देश के बने, उसके बाद सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बने। उनका इतना लंबा राजनीतिक जो कार्यकाल हो बचा हुआ, इतनी मजबूती के साथ वो हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। जितनी भी पार्टियां आज के दिन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने प्रदेश को ना सिर्फ लूटा बल्कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रदेश को बांटने की कोशिश की। अगर जहां पर कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के जो भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे आपस की जो इनकी खींचतान है, उसके साथ और बड़ी बात है, ये भी एक किस्म से बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा के प्रदेश के हितों को अगर कोई सोच सकता है, प्रदेश के हितों की लड़ाई कोई लड़ सकता है, हरियाणा के युवा किसान कमेरे लोगों के बीच जाके अगर कोई सोच सकता है तो दुष्यंत चौटाला जी सोच सकते हैं। और जननायक जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हरियाणा की एकमात्र मजबूत और हितैषी पार्टी है। बाकी आम आदमी पार्टी लेकिन कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि जेजेपी तो वजूद की लड़ाई लड़ेगी और आप उनको बी टीम बता रहे हैं। आपने तो सत्ता में साथ दिया है, सत्ता में बने रहने के लिए। सरमित्र कंबोज जी है, सरमित्र कंबोज जी के पास जाऊंगे। सरमित्र कंबोज जी, कांग्रेस कह रही कि अक्टूबर 4 और बीजेपी हरियाणा से बाहर, ये विश्वास, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, क्या कहें इसको? कांग्रेस की तैयारी क्या है, क्या लगता है? क्योंकि विरोधी कहते हैं कि जब कांग्रेसी अपने आप में एकजुट नहीं है तो फिर जीत के दावे बेमानी हैं। बिल्कुल स्वदेश जी, सत्ता से बाहर बीजेपी जा रही है और ये आंकड़ा बहुत, मेरे को लगता है 10 तक भी, शायद 10 से नीचे रह जाए। और लोग ना वेट कर रहे थे स्वदेश जी, हम जहां भी जा रहे हैं लोग वेट कर रहे थे कि चुनाव डिक्लेयर होने दो, फिर हम बताएंगे कि बीजेपी वालों ने क्या कुछ किया है जी। और तैयारी तो कांग्रेस की लंबे समय से चल रही, मतलब इस वक्त कांग्रेस बिल्कुल तैयार है, लेकिन बीजेपी को शायद, हरियाणा बीजेपी को झटका दे दिया गया है यहाँ पर। आज ही मैं सुबह मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था और वो कह रहे थे कि चुनाव तो समय पर होंगे। उनके मन में अभी शायद बहुत कुछ था घोषणा करना, लेकिन शायद उनको ही झटका यहाँ पर मिल गया है और कांग्रेस तैयार है और बीजेपी बाहर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। बदलाव का मूड है और जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में लोग चुनाव लड़ रहे थे, मतलब बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, वैसा ही माहौल इस बार नजर आ रहा है और थोड़े दिनों में पता चल जाएगा स्वदेश जी आपको। और बीजेपी, और अभी मैं सुन रहा था जेजेपी वाले भी बोल रहे थे बीजेपी को लेकर, लेकिन मतलब आप मानिए कि 80-85 सीटों पर जो मेन मुकाबला है, मतलब अगर कोई मुकाबले में है तो वो बीजेपी है और कोई पार्टी है भी नहीं। बाकी जो मेरे को लगता है कि 10 सीटों के बीच में बाकी सारी पार्टियां या निर्दलीय वगैरह वो रह जाएंगे, तो मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में होगा, फिर चाहे जेजेपी हो, इनेलो हो या फिर आम आदमी पार्टी या कोई और, उनका कोई चुनावी रण में लेना देना है नहीं, ये सीधे कांटे की टक्कर है तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बिल्कुल, आप फील्ड में जाकर देखिए स्वदेश जी, और कोई नजर भी नहीं आ रहा है और लोग और किसी की चर्चा भी नहीं। आप पूरे, मैं आपको पता है मैंने पूरे हरियाणा का रिसर्च करते रहते हैं हम, तो अभी किसी की चर्चा नहीं। सिर्फ अगर लोगों के बीच में चर्चा है तो वो ये कह रहे हैं कि बदलाव निश्चित है और कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। नेचुरली सत्ता में बीजेपी है
और नेशनल पार्टी है, तो मुकाबला तो बीजेपी के साथ ही होगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि सिर्फ 10 सीटों में लेकिन बीजेपी और बाकी सारी विरोधी दल पार्टियां आपके कह रहे हैं कि मुकाबला तो तब होगा जब ये आपस का जो मुकाबला है उससे बाहर आएंगे, उससे बाज आएंगे। जो गुटबाजी है, सीएम चेहरे को लेकर भी लड़ाई है कांग्रेस के अंदर, तमाम दूसरे मुद्दे हैं, धड़ों में बंटी हुई कांग्रेस। देखो सुदेश जी, जब होप होती है, जब लगता है कि अब सरकार आ रही है, तो नेचुरली आवेदन आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा आवेदन कांग्रेस के नेताओं ने किए हैं। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस आ रही है। तो नेचुरली एक पार्टी के अंदर जितने भी बड़े लीडर होते हैं, कोशिश रहती है उनकी, लेकिन इस बात का कोई असर नहीं है, कुछ भी नहीं है लोगों के बीच में। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनानी है और बीजेपी को चलता करना है। बस मेन पॉइंट यही है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकमेंसी, खट्टर साहब के चेहरे के प्रति एंटी इनकमेंसी, ये बहुत बड़ी बात है। खट्टर साहब हरियाणा की तो एक तरीके से ऐसी तैसी कर गए हैं, बहुत विकास हो सकता था इन 10 सालों में। वो अपनी पार्टी को भी बहुत नुकसान पहुंचा के गए हैं हरियाणा में। बीजेपी का जिक्र हो रहा है, तो बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ गई हैं। प्रियदर्शनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, क्योंकि सारे वार तो आपके ऊपर हो रहे हैं। सत्ता में 10 साल से आपकी पार्टी थी, तो यही आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं जो प्रवक्ता आपसे पहले दूसरी पार्टियों के जुड़े हुए हैं कि ये जो चुनावी जंग है, इसमें बीजेपी तो बाहर जाने वाली है सत्ता से, ये तो बिल्कुल तय हो गया है। अब आप मुझे बताएं कि क्या चीजें आपको लगती है कि बीजेपी के हक में है, किन मुद्दों को लेकर, किन विकास की बातों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? नमस्कार, और बाकी सारे प्रवक्ता साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, ये इतिहास में एक ऐसा, पहली बात तो मैं साधुवाद देना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन का। कम से कम इन लोगों ने रोना बंद किया। हमेशा हमारे पर आरोप लगाते रहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई सब हमारे पास है, और ये हमेशा रोना नापते रहते हैं, और चुनाव हारने के बाद भी यही रोना अपनाएंगे ये सारे के सारे। क्योंकि देखिए, माने या ना माने, इसमें से बाकी जो 3 जो क्षेत्रीय पार्टी है वो तो नोटा से कम आने वाली हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं इसमें। लेकिन परंतु क्योंकि शब्द हम इसमें यूज ही नहीं कर सकते। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। ये देश की पहली ऐसी प्रमुख पार्टी होगी, राष्ट्रीय पार्टी होगी हरियाणा में, जो अपने आप से ही लड़ रही है। कांग्रेस का अंतर्कलह किसी से भी छुपा नहीं है। यहाँ के नेता जो है, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे रणदीप जी हो, चाहे XYZ हो, ये सारे के सारे जो है ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी के लिए ये मैदान साफ है, ठीक है। समझिए कि जितना 10 साल में हमने जनता का उत्थान किया है, जनता का कल्याण किया है, इसके कुछ मैं आपको उदाहरण बता दूं, कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं। उदाहरण नंबर 1, आज पहचान पत्र एक ऐसा इतना बड़ा हथियार आज है कि आवाज क्या आपको आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। करेक्ट। देखिए, पहचान पत्र ऐसा बहुत बड़ा जो कहते हैं ना औजार, जो जनता को हमने दे दिया है कि आज एक मात्र ना आपको सिफारिश करनी पड़ती है, ना आपको लेकिन आपके सियासी विरोधी कह रहे हैं, प्रियदर्शनी जी, आपके सियासी विरोधी कह रहे हैं, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने भी कहा कि पोर्टल की सरकार थी, और पोर्टल की सरकार भी ऐसी कि हर पोर्टल, हर योजना में नाकाम। तो बोलिए, अच्छी बात है, क्या चले, पर्ची खर्ची की सरकार चलाए, पर्ची खर्ची की सरकार चलाए तो बहुत अच्छा था। पर्ची लगती थी, नौकरी लगती थी सिर्फ में, ये सरकार चलाए। इनकी जो सरकारें थी वो पर्ची खर्ची की सरकार थी, पोर्टल सरकार। पढ़ी लिखी एंकर है, आप ही जानती हैं कि जब हम लोग पोर्टल पे कोई चीज अगर डालते हैं या करते हैं तो उसमें रिश्वत नहीं होती, उसमें रिश्वत नहीं होती है। दिक्कत इनको इस बात से है कि अब इनकी तो दुकान बंद हो गई है और अब सालों साल तक बंद होगी। जनता को चलिए प्रियदर्शनी जी, नवीन जी आम आदमी पार्टी से और सौमित्र कंबोज जी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, फिर मैं इनसे भी सवाल करूंगी। आपसे मेरे महत्वपूर्ण सवाल अभी रहते हैं। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे कि बहुत विकास करवाया है कांग्रेस, तो अपने आप से लड़ रही है। हाँ, नहीं, इन्होंने बड़ा विकास कराया, लठों से जो स्वागत करवाया है अलग अलग वर्गों का, वो तो पूरी हरियाणा की जनता जानती है। तो इनसे इनका हमें पता है विकास का हिसाब होने वाला है। मैं दूसरा ये कहना चाहता है, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही है कि कांग्रेस का और बीजेपी का इलेक्शन है, दूसरी पार्टियां तो ऐसे हो जाएंगी। और जो कंबोज साहब कह रहे थे वो बात मुझे बड़ी थोड़ी विचित्र लगी।
और मैं इनको थोड़ा आंकड़ा देना चाहता हूँ। दिल्ली में जब चुनाव हुआ, और इन्हीं बातों के चलते दिल्ली में जब पहला 2013 का चुनाव हुआ था तो 32 सीट बीजेपी की आई थी और 8 सीट कांग्रेस की आई थी। और जब 2015 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस का सफाया हो गया था और सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। 32 में से वो 3 पे आ गए थे। दूसरा जो चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी की 62 सीट आई थी और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। कांग्रेस वालों का वहां से भी सफाया हो गया था। तीसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ पंजाब का। इन्हीं चीजों के चलते कंबोज साहब जो आप कह रहे थे, पंजाब में 92 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी, 3 सीटें बीजेपी वालों की आई थी। लेकिन वैसे जो हालात दिल्ली में थे नवीन जी, जो हालात दिल्ली में थे, सुनिए, जो हालात परिस्थितियां दिल्ली में थी विधानसभा चुनाव में, जो पंजाब में थी, आपको वैसी परिस्थितियां कैसे लग रही है कि हरियाणा में होगी? क्या चीज से आपको लग रहा है कि जिनके चलते कांग्रेस का यही हाल हरियाणा में होने वाला है? हाँ, तो मैं वही बताने आ रहा हूँ। देखिए, जनमानस जो चाह रहा है, जनमानस चाह रहा है कि बिजली निःशुल्क मिले, जनमानस ये चाह रहा है कि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था फर्स्ट क्लास हो, जनमानस ये चाह रहा है कि गांव में मोहल्ला क्लिनिक बने, जो कि इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। इन्होंने कहीं करके नहीं दिखाया है। आम आदमी पार्टी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। दिल्ली में हमने करके दिखाया, पंजाब में हमने करके दिखाया। तो जनमानस जो चाह रहा है, गांव गांव के लोगों में जो चर्चा है, जो इंटरनली लोग सोच रहे हैं, मुंह पे तो हो सकता है भाजपा की सरकार है, शायद 4 लोग बोलते हैं हाँ जी ठीक है, इनके नेताजी जाते हैं, वो शायद नमस्ते कर दे, पर अंदर जो चर्चाएं हैं वो बहुत गंभीर है। जो अंडर करंट पंजाब में हमने देखा था, उससे ज्यादा अंडर करंट आज हरियाणा की जनता में है। आपके इसी अंडर करंट के सवाल पर, दावे पर बात कर लेते हैं। सर्वमित्र कंबोज जी, वो तो जो आप दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े 2/3 से भी ज्यादा बहुमत कांग्रेस इस बार लेकर जाएगी, सत्ता में वापसी करेगी और हैट्रिक लगाने का, जीत का बीजेपी का सपना चकनाचूर करेगी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में हाल हुआ था, पंजाब में हाल हुआ था, अंडर करंट है और परिणाम बता देगा ये सब कुछ। सुनील जी, मैं पहले जवाब देना चाहूंगा। जो बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी और पोर्टल को यानी पीपीपी को अपना हथियार बता रहे हैं, ये लोग औजार बता रहे हैं, गारंटी है ये पोर्टल इनको लेके बैठने वाले हैं। ये पोर्टल ही इनकी पार्टी की ऐसी तैसी करने वाले हैं। ये पीपीपी परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये परिवार परेशान पत्र है। आज आप फील्ड में जाकर पूछिए, हर कोई, हर वर्ग इन पोर्टल से परेशान है। जनता कभी इधर जाती है इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में जाती है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। इतनी गड़बड़ियां इनके पोर्टल में है। आप लोग, युवा परेशान है, जो नौकरी के लिए अप्लाई करता है समय पर, उसको समय पर कुछ चीज नहीं मिलती, वो बेचारे देखते रहते हैं। किसान परेशान है पोर्टल से, तो मतलब हर वर्ग परेशान है। और उल्टा ये कह रहे हैं कि पोर्टल का एक बहुत बड़ा हथियार, औजार इन्होंने दे दिया। पहली बात तो ये जी। दूसरा जो आप कह रहे हैं, इस वक्त आप किसी से भी पूछिए जाके, वो यही कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार जो है वो आ रही है। और अभी आप देखिएगा, आपको पता चल जाता है, पिछली बार बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही थी धड़ाधड़, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि बीजेपी आ रही है, 75 पार का नारा दिया गया था। हालांकि हमने तो उसी समय बोल दिया था कि 75 नहीं आने वाली, सिर्फ 40 सीटें आएंगी। इस बार आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ सभी रुख कर रहे हैं, और अभी आप देखिएगा थोड़े दिनों में और। तो इसका मतलब क्या है? ये संकेत है कि जनता बदलाव के मूड में है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो सरकार जो है वो बनाने जा रही है, और बाकी कोई और फील्ड में नहीं है। ये सब जानते हैं कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों। और आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा होगा कि 46 सीटों पर कांग्रेस आगे रही है और 44 सीटों पर बीजेपी आगे रही है। ये बढ़त है। गलत आंकड़ा है। बाकी पार्टियों का वोट प्रतिशत कितना रहा है ये आप सभी जानते हैं, कितना वोट प्रतिशत बाकी पार्टियों का रहा है। तो बाकी पार्टियों का कुछ भी नहीं है, ये बात आप मानिए। तो मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का है, और कांग्रेस जो है बड़े बहुमत के साथ वो सरकार बनाने जा रही है। चलिए, सर्वमित्र जी के दावों पर प्रदर्शन जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप पीपीपी को अपनी ताकत बता रही हैं, विपक्ष इसको सबसे बड़ी कमजोरी बता रहा है, जनता की परेशानी बता रहा है, और साथ ही ये भी कि यही तो मुसीबत खड़ा करेंगे। जो पोर्टल आप खेल रहे थे पिछले 5 साल से, यही परेशानी खड़ा करेंगे बीजेपी के लिए। नवीन जी आएंगे, अब सुन नहीं पाएंगे, अगर बीच में आप बोलेंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे, दर्शक समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। एक एक करके आएंगे। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, देखिए आम आदमी पार्टी की आदत है। अब बेचारे वोट तो नहीं ला सकते, कम से कम बोलेंगे, अपना कहीं ना कहीं लगाएंगे ना। अच्छा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। हाँ, बिल्कुल।
ये आदत कुछ है भी। आम आदमी पार्टी वालों की। वीरेंद्र जी, क्या बात है, इतनी चुप्पी क्यों है? जेजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में चाबी लेकर बैठी थी, अब चाबी ताला क्या सब गुम हो गया इस बार इन्हीं विधानसभा दीवानों ने चुनाव में? आपको दिल्ली से और वीरेंद्र जी, पंजाब से बाहर का सुदेश रास्ता जी, मैं दिखाया। इसका इन जवाब देना चाहती हूँ। सुदेश जी, इन प्लीज दीवानों जवाब से देने दीजिए। इन दीवानों से बच के रहना। हम देश के दीवाने हैं, हम सच्चे दीवाने हैं, देश भारत माता के दीवाने हैं। तो इन्हीं दीवानों ने तुम्हारा जो हाल दिल्ली और पंजाब में करा था, वही हरियाणा में करने वाले आपको बताना चाहते हैं। प्रियंका नसरीन जी, वीरेंद्र ये जी, चुटकुले प्रदर्शन जी, सुनाने आप से एक एक कर अपनी बात रखिएगा, एक एक करके आपके पास आएंगे, एक एक करके आप लोगों के पास आएंगे, ऐसे सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ये वक्त की बर्बादी है। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे था, जेजेपी कहां खड़ी है? क्या अब वो आत्मविश्वास नहीं रहा? क्या चौधरी देवीलाल की सेना फिर से खड़ी हो पाएगी? आज फिर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमें वो खून है, वो ताकत है, वो जोश है चौधरी देवीलाल के नाम पर, जो आप लोगों ने 10 सीटें हासिल की थी। इस बार कहां खड़े हैं आप लोग? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ये हरियाणा में अंतिम चुनाव है। जो 2014 से पहले की पोजीशन 1-1, 2-2 सीटों की इनकी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो इस चुनाव के बाद हो जाएगी। दूसरी बात हम कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस में पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट को शैलजा हरवाएगी, शैलजा के कैंडिडेट को भूपेंद्र हुड्डा हरवाएंगे, उसके कैंडिडेट को वो हरवाएंगे, उसके कैंडिडेट के खिलाफ वो निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करेंगे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ लुटेरों की पार्टी है, देश की प्रदेश की जमीन को लूटना चाहते हैं और दिल्ली में पहुंचाना चाहते हैं, बस वो दरबारों से चलते हैं। असली जो हरियाणा के हकों की लड़ाई में बार बार कह रहा हूं, जननायक जनता पार्टी ही लड़ती है। अभी इन्होंने खुद बताया, सौरमित्र जी ने खुद कहा कि 10 सीटों पर बाकी रह जाएंगे। 10 सीट हरियाणा में, 90 सीटों में 10 सीटें काफी होती हैं। और जो अब की बार भी चाबी जननायक जनता पार्टी के पास ही रहेगी और भविष्य में दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। वास्तव में इन लुटेरों से, इन जाति धर्म के, आपने असल मुद्दों का जिक्र किया है, तो मैं एक एक करके, वक्त थोड़ा सा कम होगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली आप बताइएगा कि असल मुद्दे क्या हैं। सौमित्र जी, असल मुद्दों की बात करें कि असल मुद्दे इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिन पर जनता मुहर लगाएगी? जी सौमित्र जी। सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है और पिछले कई सालों से हरियाणा टॉप पर है। ये बता मानिए, युवा परेशान है। 2014 से फॉर्म भर रखे हैं युवा, मुझे बताते हैं युवा 2014 से फॉर्म भर रखे हैं, उस नौकरी का अता पता नहीं है कि वो नौकरी कहाँ गई, वो निकली नहीं निकली। इसको अब याद आया पिछले 2 महीने में कि हम 50,000 भर्तियां कर देंगे, पहले कहाँ थे यार? तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है और युवा वेट कर रहा है। सुदेश, युवा कहता है कि चुनाव डिक्लेयर होने दो, हम इनको सबक सिखाएंगे। उसके अलावा किसान परेशान है, कर्मचारी वर्ग है वो परेशान है, ओपीएस के लिए क्या कुछ लाठियां खाई उन्होंने, सरपंच सारे परेशान है, उन्होंने लाठियां खाई है वहां पर जाकर। इसके अलावा आप देख लीजिएगा, मतलब हर वर्ग वर्ग ऐसा बता दीजिए जो उनसे खुश है। बेरोजगारी है, किसानी है, सब कुछ नहीं किया, जवानी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश है। नशा आप देखिए, अपराध आप देखिए, पूरे हरियाणा में अपराध कितना है और नशा कितना है, हर जगह तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। और हमको आप देख लीजिएगा कि पता नहीं कितने आपके इन्हीं मुद्दों पर मैं जाना चाहती हूँ बीजेपी के पास। प्रियदर्शनी जी, अब बीजेपी 10 साल बाद फिर जनता के बीच वोटों के लिए जाएगी, तो उनके क्या मुद्दे हैं? आपने सौमित्र जी को सुना कि बेरोजगारी है, नशा है, किसानों का मुद्दा है, तमाम दूसरे और मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस तो जनता के बीच जा चुकी है। अब बीजेपी के पास क्या बचता है? क्या कहेगी कि 10 साल में क्या किया और क्या करेंगे अगले 5 साल में अगर जनता उनको अपना समर्थन दे तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे क्या हैं, ये तो बड़ा ही, जिसको कहते हैं ना, सूरज को दिया दिखाने जैसी बात हो गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया है, जो कांग्रेस की सरकार या हुड्डा साहब की सरकार या इनेलो की जो सरकारें थी उन्होंने नहीं किया। अभी मैं देख रही थी, मेरे साथी प्रवक्ता ये बात कर रहे थे, नौकरियों की और रोजगार की बातें कर रहे थे। मुझे इतनी हास्यास्पद बात ये लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि हंसी आ जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, डिबेट की तो गरिमा रखना बहुत जरूरी है। ये वो बातें कर रहे हैं, हमने सरकारी नौकरियां दी है 1,40,000
और ये तो आचार संहिता लग गई, वरना हम 50,000 नौकरियां और दे रहे थे। आपको नहीं लगता कि और बहुत देर उसके कर दी बाद- थी घोषणाओं को करने में? सुनिए मैडम, जब आप इनको कांग्रेस वाले बोल रहे होते थे तब आप नहीं टोकती हैं, मेरी बात में आप टोक देती हैं। मुझे 2 मिनट दीजिए मैडम बोलने के हाँ, लिए। बोलिए Please, मुद्दे बताइए, please, क्योंकि मैं please, आपको पहले टोकिए बोल मत। चुकी, बहुत कम वक्त है, तो मुद्दे बताइए जी। ना सुनिए, क्योंकि ये जनता को सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं। इनके राहुल बाबा भी यही भ्रमित करने का काम करते हैं। जो व्यक्ति बालक बुद्धि संसद भवन में सो नहीं जाता नहीं है, प्रदर्शनी जी, अभी मुद्दे से बताइए मत कि भटकिए। इतनी आप उनकी बताइए कि गरिमा नहीं जनता है। के बीच में क्या क्या मसले लेकर जाएंगी, क्या वादा लेकर मुद्दा जाएंगी, मैंने क्या किया बताया आपने ना 10 कि जो साल हमारा तक? काम है। हरियाणा एक ऐसा पहला प्रदेश था जिसने 7th पे कमीशन लागू किया। हरियाणा एक ऐसा था प्रदेश जिसने की कच्ची नौकरियों को पक्का किया। इनके टाइम पे 86,000 नौकरियां लगी है। कब हमारे किया? टाइम पे हमने सरकारी नौकरियां कब 1,40,000 दी। इनसे और पूछिए एनएसएफ एक के बार। कर्मचारी नहीं। जो कि 6th पे कमीशन पे नहीं, आए आप हैं, मुझे लगता है कि आप जिनको फिर सारी facility मिली अगली थी। बार हम जुड़ेंगे तो थोड़ा सा होमवर्क करके आइएगा, क्योंकि आंकड़े इससे सही ज्यादा नहीं है होमवर्क आपके। करने की मुझे जरूरत आपके नहीं है। आंकड़े आपको सही नहीं अपना प्रदर्शनी जी, होमवर्क थोड़ा करने की होमवर्क जरूरत करके है। आइएगा, क्योंकि दर्शकों तक नहीं, गलत नहीं, आपको जानकारी अपना नहीं होमवर्क जानी करने की चाहिए। जरूरत है। देखिए, आपको आपकी अपना जैसे होमवर्क गरिमा करने है की वैसे ही जरूरत है। हमारे आप कांग्रेस न्यूज के चैनल की प्रवक्ता को गरिमा अगर है। टाइम दे रही हो, न्यूज मैं 18 आपको की टोक रही गरिमा हूं, तो तो अगली आप बार मुझ पे अच्छा परसों होमवर्क comment करके नहीं आएगा। कर मैं सकती आपसे यही अपील कर सकती हूँ कि अच्छा नहीं, होमवर्क नहीं, करके नहीं, आएगा। आप ये आप सभी process मेहमानों मत का करिए। बहुत बहुत सुनिए, शुक्रिया अगली हमारे बार साथ से जुड़ने के आप लिए। अपना होमवर्क तो करके चुनावी आइएगा। बिगुल मेरा होमवर्क बच पूरा चुका है, शंखनाद हो चुका है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम सामने होगा। तय हो जाएगा सरकार किसकी बनेगी, जनता ने किसके नाम पर, किसके चेहरे पर, मोहरे पर, मुद्दे पर मुहर लगाई है, इंतजार है। लेकिन आपको बता दें कि सियासी हलचलें अब शुरू हो चुकी हैं और सभी के अपने अपने दावे हैं। फिलहाल मेरे साथ प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन आगे भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।